हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन और पीजीटी कमीशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी इन वीडियोज़ में हम पीजीटी बीएड सिलेबस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो पर्सनैलिटी पे रहेगी और पर्सनैलिटी की कुछ क्लासिफिकेशन या थ्योरीज हम बोल सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी, ये शब्द जो है, व्यक्तित्व जो है वो क्या है। तो पर्सनैलिटी जो बेसिकली शब्द है वो लैटिन भाषा के परसोना शब्द से निकला था, जिसका मतलब होता है मास्क। तो उस टाइम पे लैटिन लैंग्वेज में ये परसोना शब्द यूज़ होता था जब भी लोग मास्क लगाते थे, फेस पे अलग अलग नकाब पहनते थे, तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता था परसोना। तो यहीं से ही जब इसका मीनिंग उठाया गया तो पर्सनैलिटी भी एक तरह का नकाब ही था व्यक्ति का। जो दो तरह के मीनिंग आपके पर्सनैलिटी में चलेंगे, एक आपका ओल्ड मीनिंग और एक आपका मॉडर्न मीनिंग, जिसे आप साइंस के थ्रू जो मीनिंग निकल के आया, साइकोलॉजी के थ्रू जो मीनिंग निकल के आया, वो भी हम मॉडर्न मीनिंग में कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो लैटिन भाषा का शब्द परसोना, जिसका मतलब है मास्क, तो वहीं से निकल के आया पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी क्या होता है, हमारा एक नकाब होता है जो कि हम पहन के रखते हैं दूसरों के सामने। बेसिकली वही हमारा क्या होता है, एक नेचर होता है पर्सनैलिटी, जो हम दूसरों के सामने शो करते हैं, और उसी तरह का नकाब हम जो है वो शो करते हैं दूसरों के सामने। पुराने समय में इसका जो मीनिंग था, ओल्ड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी जो था, वो था व्यक्ति की बाहरी वेशभूषा और दिखावा, वो थी पर्सनैलिटी। पुराने टाइम पे जब भी पर्सनैलिटी शब्द निकल के आया तो उसका मीनिंग ये दिया गया कि व्यक्ति जो कपड़े पहनता है या फिर उसका दिखने का स्टाइल जो है वो उसकी पर्सनैलिटी है। आज भी हम ज़्यादातर इसी शब्द को यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति देखने में अच्छा लगे या फिर उसने कपड़े अच्छे पहने हों तो बोल देते हैं इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। तो ये पुराना मीनिंग था। करंट टाइम में, वर्तमान समय में, वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिकों ने जो पर्सनैलिटी का मीनिंग निकाला वो है किसी व्यक्ति के सभी व्यवहार की योग्यता क्या है, पर्सनैलिटी है। व्यक्ति में जितना भी उसका बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी को बनाता है। जैसे कि उसका टेम्परामेंट हो गया, उसका करेक्टर हो गया, उसका कॉग्निटिव थिंकिंग होगी, उसकी इंटरनल बिहेवियर हो गया, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि उसकी हेल्थ होगी, या उसका नेचर हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर के एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनाती हैं। तो ओल्ड मीनिंग और मॉडर्न मीनिंग में आपने डिफरेंस समझना है, और जिस अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपने ये समझना है। क्लियर। तो जब हम भी साइकोलॉजी में भी जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं कि उसका टेम्परामेंट कैसा है ना, उसका करेक्टर कैसा है, उसका कॉग्निटिव थिंकिंग कैसी है, उसका इंटरनल बिहेवियर कैसा है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। इसी के आधार पर ही हम एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को करंट टाइम पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है दीज टू थिंग्स हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी। ये जो दो चीज़ें हैं इनका व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वैसे तो पर्सनैलिटी के और भी बहुत से फैक्टर हैं जो आपकी क्या पर्सनैलिटी रहेगी वो डिसाइड करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दो चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती हैं, एक हेरिडिटी और एक आपका इन्वायरमेंट। हेरिडिटी की बात करें तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो हेरिडिटी में आएंगे कि ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई व्यक्तित्व या ऐसा शरीर की बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर, या आपका मेंटल लेवल हो गया, कोई समस्या होगी, आपके सोचने का तरीका हो गया, है ना। जो पीछे हमने ये पर्सनैलिटी के जो भी पीछे 3-4 पॉइंट किए, आपका टेम्परामेंट हो गया, है ना, आपकी इंटेलिजेंसी होगी, आपकी कोई इच्छा होगी, जो कि ये सारी चीज़ें मिलकर के आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं। तो ये कई बार क्या होता है ना, आप हमें हेरिडिटी के थ्रू भी मिलती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं वैसे ही सेम टू सेम हम बन जाते। बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं होते, लेकिन 50-60% जो है वो हमारी हरकतें, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो हेरिडिटी के थ्रू पेरेंट्स के ऊपर चली जाती है। तो हमारी पर्सनैलिटी में हेरिडिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, एक फैक्टर। और सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण। अब जो इन्वायरमेंट की हम बात करेंगे तो हमारे लिए इन्वायरमेंट हो जाएगा जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जिस गांव में हम लोग रह रहे हैं, है ना, हमारा आस पड़ोस कैसा है, हमारा गांव कैसा है, जहां हम स्कूल जाते हैं वो स्कूल कैसा है, ठीक है, जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं वो कैसी है, उसका कल्चर क्या है,
अदर एक्टिविटीज़, देश में रहते हैं, ये सारा का सारा इन्वायरमेंट मिलकर भी हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड करता है, या इस इन्वायरमेंट का, इस पूरे के पूरे वातावरण का प्रभाव भी हमारी पर्सनैलिटी पर रहता है। हमारी सोशल थिंकिंग, हमारी मॉरल थिंकिंग, हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी, हमारा करेक्टर, है ना, ये सारे जो है मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है। जैसा जैसा हम वातावरण से देखते जाएंगे, सोसाइटी में चीज़ें घटित होती देखते जाएंगे, वही इम्पैक्ट हमारे में पड़ेगा और हमारी पर्सनैलिटी पे वही चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। तो बहुत से और भी फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं, लेकिन ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी पर्सनैलिटी पर। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं हमारी एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। लेकिन इसके बाद हम पर्सनैलिटी थ्योरीज पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों ने पर्सनैलिटी को अलग अलग भागों में बांटा। ठीक है, किसी ने अलग बेस पर पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए, किसी ने कोई अलग बेस को मान करके टाइप बताए। तो पर्सनैलिटी थ्योरीज में हम आज 2 से 3 थ्योरीज या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पर्सनैलिटी की, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे हिपोक्रेट्स पर्सनैलिटी थ्योरी। हिपोक्रेट्स जो थे वो एक फिजिशियन थे ग्रीक के, और उन्होंने वाइल यानी कि पित्त के आधार पर कहा था कि व्यक्ति की किस तरह की पर्सनैलिटी होगी। वो एक खुशमिजाज रहेगा, चिड़चिड़ापन उसमें रहेगा या गुस्सेल रहेगा, ये चीज़ डिसाइड करेगा व्यक्ति का वाइल यानी कि पित्त। तो इस तरह से जो हिपोक्रेट्स आते हैं उन्होंने वाइल के आधार पर, पित्त के आधार पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को 4 टाइप्स में बांटा, 4 प्रकारों में बांटा। उन्होंने कहा अगर किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है तो पर्सनैलिटी अलग बनेगी, अगर कफ की मात्रा ज़्यादा होती है तो पर्सनैलिटी अलग बनेगी, अगर ब्लैक वाइल ज़्यादा है ना, काला पित्त ज़्यादा है तो पर्सनैलिटी अलग बनेगी, और अगर पीला पित्त ज़्यादा है, येलो वाइल ज़्यादा है, तो उसकी पर्सनैलिटी कुछ अलग तरह की होगी। ठीक है, इसके नीचे ही मैंने जो पर्सनैलिटी बनेगी उनका नाम लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखी हुई है पर्सनैलिटी के कुछ करैक्टरिस्टिक्स की कैसी कैसी पर्सनैलिटी जो है वो उनमें रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ब्लड। जिस व्यक्ति में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है वो आशावादी होते हैं, यानी कि सैंग्विन पर्सनैलिटी वाले वो होते हैं। तो जिसमें रक्त की मात्रा ज़्यादा होएगी वो सैंग्विन पर्सनैलिटी वाला होगा, मतलब वो एक आशावादी व्यक्ति होगा, हैप्पी वो रहेगा, उसका नेचर हमेशा होपफुल होगा, हमेशा कुछ ना कुछ होप वो दूसरों को देगा या खुद को भी उसको होप रहेगी हमेशा, और एक अच्छा और गुड बिहेवियर जिसे आप बोलते हो वो व्यक्ति रहेगा। मतलब बेसिकली हम बात करें तो सबसे पॉजिटिव बिहेवियर उस व्यक्ति का रहेगा जिसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट आता है जिसमें कफ की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उसकी पर्सनैलिटी को बोलेंगे फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी वाला जो व्यक्ति रहेगा वो कोल्ड रहेगा, काम रहेगा और स्लो होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे बिल्कुल चुप चुप रहने वाले लोग होते हैं ना, अलग रहने वाले, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है दूसरों से, है ना, ज़्यादा एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सोचते रहते हैं, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, है ना, कोई डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते। तो इस तरह की फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति में ये सारी करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। नेक्स्ट आता है जिसमें ब्लैक बाइल यानी कि काले पित्त की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उसकी पर्सनैलिटी को मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी के नाम से जानेंगे। मतलब जो मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति रहेगा उसमें काला पित्त ज़्यादा होगा, और उस काले पित्त की वजह से वो सैड रहेगा, सेल्फ इन्वॉल्व रहेगा और नेगेटिव रहेगा। वो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचेगा, है ना, वो कोई भी काम करना शुरू करेगा तो नेगेटिविटी जो है वो जल्दी उसमें आ जाती है कि ये काम नहीं होगा, इस काम से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो उदासीन रहेगा, निराशावादी आप उसे बोल सकते हैं, नकारात्मक बोल सकते हैं, जिसमें ब्लैक बाइल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, या फिर मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति में। नेक्स्ट आता है येलो बाइल, जिसमें पीले पित्त की मात्रा ज़्यादा रहेगी, उसकी पर्सनैलिटी भी एक तरह की नेगेटिव पर्सनैलिटी ही होगी, लेकिन उसकी कुछ अलग से करेक्टरिस्टिक्स होंगी, जैसे कि इरिटेबल वो रहेगा, है ना, इरिटेट करने वाला होगा ज़्यादा। ठीक है, गुस्सेल होगा बहुत ज़्यादा, है ना, चिढ़ने वाला होगा, चिड़चिड़ा होगा। फिर उसके बाद इमेजिनेटिव होगा, है ना, इमेजिनेशन करता रहेगा। फिर रेस्टलेस रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वही ना, इमेजिनेट करता रहेगा, हमेशा सोचता रहेगा, है ना, सोचता रहेगा और चीज़ें अलग अलग चीज़ें सोचता रहेगा। तो फिर
फिर रेस्टलेस रहेगा तो उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, बेचैनी आएगी, है ना, फिर खुद की बात को ज़्यादा महत्व देगा। तो कुछ इस प्रकार की पर्सनैलिटी आएगी पीले पित्त यानी कि येलो बाइल वाले व्यक्ति में। तो इस तरह से हिपोक्रेट्स ने 4 टाइप बताए थे पर्सनैलिटी के, ब्लड के आधार पर, कफ के आधार पर, काले पित्त और पीले पित्त के आधार पर। नेक्स्ट आता है शेल्डन पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन या शेल्डन पर्सनैलिटी थ्योरी। शेल्डन के अनुसार पर्सनैलिटी के क्या क्या टाइप थे। तो सबसे पहले तो शेल्डन ने ये थ्योरी 1940 में दी थी, और शेल्डन ने बोला कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। आपका फिजिकल एक जो स्ट्रक्चर है वो मोटा है, पतला है, या फिर हेल्दी है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि अच्छा है, तो उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। तो जिस तरह से हिपोक्रेट्स ने जो पर्सनैलिटी को टाइप में डिवाइड किया था उसने वाइल के आधार पर किया था, तो शेल्डन जो है वो शारीरिक गठन या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर जो है वो पर्सनैलिटी को टाइप में बांटते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए शेल्डन ने 3 प्रकार के पर्सनैलिटी के टाइप बताए, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। क्लियर। अब एक एक में उसने कहा कि किस तरह का किस तरह का शारीरिक गठन होगा, फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, और किस तरह की उस फिजिकल स्ट्रक्चर से पर्सनैलिटी निकल के आएगी, वो 2 चीज़ें इन्होंने बताई थी। सबसे पहले आता है एंडोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर जो है वो गोल मटोल है, ठीक है, उसका भार ज़्यादा है, कई बार हाइट कम हो जाती है, भार ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की कुछ आइडेंटिफिकेशन उसने बताई थी कि एंडोमॉर्फिक में ऐसे शरीर वाले व्यक्ति आएंगे जो थोड़े मोटे रहेंगे, है ना, हाइट कम रहेगी उनकी, और उनका भार ज़्यादा रहेगा, गोल मटोल जो रहेंगे, ठीक है। अब ऐसी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति ज़्यादातर ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर वाले व्यक्ति ज़्यादातर कैसी पर्सनैलिटी दिखाते हैं, तो वो खुश मिजाज होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, चेयरफुल होते हैं, और एक हैप्पी नेचर जो है वो उनमें रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारती सिंह, ठीक है, आप देख रहे हो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इनके आइडेंटिफिकेशन से जो है वो मैच कर रहा है, और उनकी पर्सनैलिटी भी इनकी बताई हुई चीज़ से मैच कर रही है, ठीक है। तो वो होते हैं एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति अकॉर्डिंग टू शेल्डन। नेक्स्ट आता है मेसोमॉर्फिक। जो मेसोमॉर्फिक वाले होंगे वो बैलेंस्ड बॉडी वाले रहेंगे, डेवलप्ड मसल्स होंगे उनके, बेसिकली उनका जो शरीर होगा वो बिल्कुल संतुलित होगा, ना तो वो बहुत दुबले पतले होंगे, ना ही वो बहुत ज़्यादा मोटे होंगे, ठीक है। और उनमें जो एक बिहेवियर बनेगा या फिर बिहेवियर के थ्रू पर्सनैलिटी बनेगी, तो उनका भी व्यवहार अच्छा रहेगा, अच्छे गुण उनमें होंगे, आशावादी वो रहेंगे, साहसी होंगे, फुर्तीले होंगे और खुश मिजाज होंगे। तो इस तरह की पर्सनैलिटी रखेंगे मेसोमॉर्फिक वाले व्यक्ति अकॉर्डिंग टू शेल्डन। नेक्स्ट आता है एक्टोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक वाले जो व्यक्ति होंगे उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो होगा अनडेवलप्ड बॉडी होगी, और या तो थिन बॉडी होगी, है ना, उनके मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना। कई बार क्या हो जाएगा कि बहुत लंबी हाइट हो जाती है और बिल्कुल ऐसे दुबले पतले से वो लोग रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तारक मेहता उल्टा चश्मा के पोपटलाल, ठीक है। तो उनका कैसा बिहेवियर बनता है, उनका एक चिड़चिड़ापन, है ना, देखा आपने, दुनिया हिला दूंगा, ठीक है, तो हर बात पर जल्दी चिढ़ जाना, है ना, गुस्सैल होते हैं, नींद कम आती है और निराशावादी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एंडोमॉर्फिक लोग जो होते हैं उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, दुबले पतले होते हैं वो, कई बार हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से और पतले लगते हैं, ठीक है। और उनका इसकी वजह से उनका एक जो नेचर है, एक पर्सनैलिटी है, वो भी आप बोल सकते हो कि नेगेटिव पर्सनैलिटी कई बार उनकी हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सेल वो बन जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू शेल्डन फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर उन्होंने 3 तरह की पर्सनैलिटी बताई थी। हर एक पर्सनैलिटी का आपने फिजिकल स्ट्रक्चर भी याद रखना है, और साथ ही साथ में कौन सा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसी पर्सनैलिटी रखेगा, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आता है कार्ल युंग पर्सनैलिटी थ्योरी। तो युंग के अनुसार पर्सनैलिटी थ्योरी जो है वो इन्होंने 2 तरह के टाइप बताए थे, और युंग ने जो ये पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी वो 1923 में दी थी। और इन्होंने कहा था कि जो भी पर्सनैलिटी आपकी बनती है उसके लिए आधार होते हैं मनोवैज्ञानिक गुण, यानी कि साइकोलॉजिकल गुण, ठीक है। साइकोलॉजिकल गुण जो भी आपका बिहेवियर हो गया, है ना, आपका आईक्यू हो गया, आपके इंटरेस्ट होगी, आपकी एबिलिटी होगी, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को
बनाने में। क्लियर? तो युंग ने किसको आधार मानकर पर्सनैलिटी के टाइप्स दिए थे? मनोवैज्ञानिक गुणों को आधार मानकर। नेक्स्ट आता है कि युंग ने बेसिकली 2 टाइप बताए थे, कहीं कहीं पे 3 टाइप भी आपको दिए होते हैं, एक एमीवर्ट करके टाइप आ जाता है, लेकिन जो एमीवर्ट टर्म है, टाइप है पर्सनैलिटी का, वो युंग ने नहीं दिया था, वो आइजिंक ने दिया था। क्लियर? लेकिन कई बार कुछ बुक्स में युंग के साथ ही उसको जोड़ दिया गया है। तो युंग ने पर्सनैलिटी के 2 टाइप बताए थे कि बोला या तो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो। तो इंट्रोवर्ट बोलते थे ना, ये व्यक्ति बड़ा इंट्रोवर्ट है ना, वो व्यक्ति जो कि चुप चुप रहते हैं, है ना, बहुत कम बोलते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत कई बार बहुत पुरानी थिंकिंग के होते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा उनके फ्रेंड सर्कल उनका ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम जगहों पर एडजस्ट हो सकते हैं या बहुत कम लोगों के साथ एडजस्टमेंट उनकी होती है ना। सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं वो, है ना, अपने बारे में सोचेंगे, जो चीज़ें उनके लिए हैं या जो चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं उनके बारे में सोचेंगे। कम सोशल होते हैं, सामाजिक बहुत कम होते हैं, है ना। सोसाइटी की प्रॉब्लम, सोसाइटी में उठना बैठना, इन सब चीज़ों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता या फिर बहुत कम सोचते हैं, है ना। अपने प्रॉब्लम्स को शेयर ना कर पाना, ये सारी की सारी पर्सनैलिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू युंग एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति में रहती है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सट्रोवर्ट, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो हर काम में क्या रहता है, आगे रहता है, ठीक है, आशावादी होता है, ज़्यादा लोगों से बात करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बातूनी बहुत होता है, फ्रेंड सर्कल उसका बहुत ज़्यादा होता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है, सोशल वर्क जो है उसमें इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, खुश मिजाज होता है, खुश रहता है ना। सामाजिक इंटरेस्ट भी उसके, सोशल इंटरेस्ट भी उसके होते हैं और अपनी बातों को इजीली एक्सप्रेस कर देता है, दूसरों की बातों को समझ लेता है, ठीक है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ लेता है, खुद की प्रॉब्लम्स को जो है वो कम करता है या सॉल्व करता है। तो ये सारी की सारी पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक एक्सट्रोवर्ट वाले व्यक्ति में रहती है अकॉर्डिंग टू युंग। और जो थर्ड पर्सनैलिटी कई बार हम इसमें पढ़ लेते हैं, एमीवर्ट पर्सनैलिटी, उसमें व्यक्ति दोनों पर्सनैलिटीज़ को मिक्स कर कर जो है वो यूज़ करता है, या फिर दोनों तरह की आप एक तरह से बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एमीवर्ट वाले में पाई जाती हैं, जो कि आइजिंक ने दिया था। वो सिचुएशन के हिसाब से या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो कभी इंट्रोवर्ट बिहेव कर देता है, कभी वो एक्सट्रोवर्ट बिहेव कर देता है। तो इस तरह से आइजिंक ने थर्ड दिया था एमीवर्ट वाला, युंग ने सिर्फ 2 बताए हैं, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। तो इस तरह से आज हमने साइकोलॉजी और उसका मीनिंग, साथ साथ में उसकी जो कुछ थ्योरीज थी उसको डिस्कस किया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।